आज नमस्कार। आज मैं जिस उपन्यास की बात कर रही हूँ वही मिडिल मार्च, जॉर्ज इलियट के द्वारा लिखा हुआ ये उपन्यास है। बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। जॉर्ज इलियट बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास भी है और बहुत पठनीय उपन्यास है। जॉर्ज इलियट, इनका वास्तविक नाम नहीं था। उनका वास्तविक नाम था मेरी इवांस। लेकिन उन्होंने अपना नाम क्यों बदला, ये भी एक विषय है। विषय यूँ है, ये पुरुष नाम उन्होंने क्यों रखा, मेरी इवांस के नाम से उन्होंने क्यों नहीं लिखा, एक विषय है। और विषय क्या है कि वो जो युग था उसमें इंग्लैंड में, विक्टोरियन युग में महिला लेखकों को कोई मान नहीं मिलता था। उनको बुद्धिजीवी नहीं माना जाता था। उनको माना जाता था कि शादी पे, रोमांस पे, विवाह पर, इन्हीं विषयों पे लिखती हैं, प्रेम पर। जेन ऑस्टिन, ब्रोंटे सिस्टर्स, सभी को माना जाता कि बुद्धिवी, जो आज भी तो खैर माना यही जाता है कि स्त्री कोई बुद्धिजीवी नहीं होती है, उसके पास कोई बुद्धि नाम की चीज़ नहीं होती है, और स्त्री केवल एक शरीर है। तो उस भी वही था, इंग्लैंड में भी ऐसा था। फिर भारत नहीं, भारत में तो खैर सदियों काल तो स्त्रियों को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता था, बहुत विदुषी माना जाता था, वेद में उनके श्लोक भी हैं, लेकिन उस युग में इनको वो नहीं माना जाता था। तो इसलिए लेखक ने अपना नाम जॉर्ज इलियट के नाम से अपना लेखक कार्य किया, ताकि उनके उनके कार्य को सही पहचान मिले। उनका एक बहुत प्रसिद्ध और उपन्यास है मिल ऑन द फ्लास। चूँकि उनके पिताजी एक मिल में काम करते थे, इसलिए मिल ऑन द फ्लास में जो मिल वर्कर्स की जो दशा का वर्णन है वो बहुत ही विश्वसनीय है, बहुत ही प्रामाणिक है। ये जो उपन्यास है मिडिल मार्च, ये विभिन्न समस्याओं की चर्चा करता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मेरे ख्याल से सबको पढ़ना है। बहुत ही पठनीय उपन्यास है। मैं अपने इस जो मैंने बना रखा है, इस मैं चर्चा ही इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ ताकि लोग अच्छे उपन्यासों को पढ़ें, उनको सीखें, और उनसे बहुत कुछ शिक्षा मिल सकती है। इन लेखकों को भी जो साहित्य के पढ़ने से व्यक्ति का जीवन बहुत परिवर्तित होता है, ज्ञान मिलता है। हर कोई नहीं पढ़ सकता, हर कोई ये नहीं जान पाता कि कौन सी अच्छी कृतियाँ हैं। तो उन कृतियों को आगे लाना, चूँकि मुझे अध्ययन का शौक है, तो कृतियों को लोग जान सकें कि इसमें क्या है, और उनमें जो कथा है उसके माध्यम से थोड़ा सा मैं संक्षेप में ही सही समाज में थोड़ा सा ही परिवर्तन ला सकूँ, या मेरी प्रेरणा से कोई किताबें पढ़े तो उसमें परिवर्तन आए, समाज में परिवर्तन आए। ये मेरा उद्देश्य है। ये मेरा उद्देश्य है इस चैनल को बनाने का, इसमें व्याख्या करने का। तो जो उपन्यास है मिडिल मार्च, इसमें नए, उस वक्त इंग्लैंड में एक नए कानून बनाया जाता है, उस पर नया कानून चर्चा में था, उसको लागू होना था, उस विषय है, उसकी चर्चा है उपन्यास में। यानी राजनीतिक चर्चा लेकर की है। उसमें मेडिकल में सुधार हो रहे थे, उसको कहानी का मुख्य विषय बनाया है। और तीसरा विषय है विवाह। विवाह, उस युग की जो स्त्रियां थी आमतौर पे विवाह करती थी धन के नाम पे, विवाह करती थी, धनी पुरुष को देख कर करती थी, है ना, सौंदर्य धन। तो उसको आदर्श विवाह का धरातल नहीं हो सकता है, बौद्धिकता धरातल नहीं, किसी पुरुष की बौद्धिकता धरातल नहीं हो सकती विवाह का। उस विषय को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया, और आप अगर पढ़ेंगे उपन्यास तो आप समझेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। जॉर्ज इलियट कितनी विदुषी महिला थी। और वास्तव की जो नायिका है उपन्यास की, डोरोथी ब्रुक, वो, अगर मैं कहूँ कि ये लेखिका के ही जीवन का वर्णन है तो ये गलत नहीं होगा। वास्तव में लेखिका का अपना ही एक चरित्र है जो इसमें दिखाना चाहती हैं वास्तव में। तो कथा जो है, कथा है डोरोथी ब्रुक की। डोरोथी ब्रुक जो एक धनी घर की है, चाचा के यहाँ रहती है, और एक बहन है उसकी, सीलिया। डोरोथी ब्रुक मिस्टर चैथम जो एक धनी और युवा व्यक्ति हैं उससे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन डोरोथी ब्रुक उनको इनकार करके मिस्टर कैसवान जो बहुत विद्वान हैं, जो लेखक हैं, उनसे, उनकी विद्वता से प्रभावित हो जाती है और उनसे विवाह करती है। विवाह करने का कारण क्या है? उसको लगता है कि मिस्टर कैसवान जो इतना लेखन कार्य कर रहे हैं, इतने विद्वान हैं, वो अपनी विद्वता से, विद्वता का इतना अभिमान उसमें नहीं, मतलब वो उनकी सहायता कर सकेगी और अच्छे लेखन के लिए और अच्छे शोध कार्यों के लिए, ऐसा सोच कर भी ऐसा करती है। लेकिन मिस्टर कैसवान जो युवा नहीं है, जो डोरोथी 17 साल की लड़की है, लेकिन मिस्टर कैसवान एक प्रौढ़ व्यक्ति है, वो इसको मान लेते हैं कि उनके धन के कारण, उनके ज्ञान के कारण उनसे विवाह कर रही है, उसको एक समान स्त्री के रूप लेते हैं और उसकी विद्वता को मानने से वो इनकार करते हैं। उनके लिए वो स्त्री है जो एक शरीर है, जो विवाह उससे वो करते हैं। जब डोरोथी उनके लेखन कार्य में सहायता करना चाहती है तो उससे वो इनकार करते हैं, उसको एक साधारण स्त्री के रूप में घर के कामों में रहने के लिए प्रेरित करते हैं, और उसकी विद्वता से वो इनकार करते हैं, क्योंकि वो उनको बर्दाश्त नहीं है कि डोरोथी स्त्री की विद्वता को कभी भी पुरुष ने किसी भी युग में स्वीकार नहीं किया,
वही उपन्यास भी बताता है। डोरथी फिर भी ज़्यादा सधरता इस चीज़ को लेती है, अपने और छोटे छोटे कार्यों में उनकी सहायता करके वो अपना कर्तव्य समझती है और छोटे बड़े कार्यों में उनका साथ अपने पति धर्म का निर्वाह करती है और एक अच्छी पत्नी का कार्य करती है। कहानी में एक पात्र है विल लैडिस्ला, जो मिस्टर कैसमान का रिश्तेदार है, जिसको आर्थिक सहायता भी मिस्टर कैसमान करते हैं। वो उनके घर आता है, जो डोरथी से प्रभावित है, लेकिन मिस्टर कैसमान को उसके डोरथी के प्रति उसके व्यवहार को देख करके उनके मन में ईर्ष्या होती है और वो उसको आर्थिक सहायता तो बंद ही कर देते हैं, उसको घर से दूर भी करते हैं। कहानी की पूरी कथा में उस नए कानून की चर्चा है, जिसमें डोरथी भी चर्चा करती है। डोरथी को एक विदुषी महिला दिखाया गया है जो उस नए कानून की चर्चा करती है। उसके चाचा उस कानून को लागू करने की कोशिश करते हैं। बिल जो लौट कर आता है गाँव में, लेकिन मिस्टर कैसमान उसको अपने घर में स्थान नहीं देते हैं, तो चूँकि वो डोरथी के चाचा के घर रुकता है, उस नए कानून को पास कराने में उनकी सहायता करता है, उनके लिए वो लेख लिखने लगता है। कहानी में एक और पात्र है मिस्टर लिडगेट, जो डॉक्टर हैं। उस समय जो डॉक्टर की लूट खसोट थी, एक नया कानून लाया जा रहा था, उस कानून की मेडिकल सुधारों की चर्चा भी इस उपन्यास में है। डॉक्टर लिडगेट की पत्नी है रोजामंड, लेकिन रोजामंड उसको समझती नहीं है और डॉक्टर लिडगेट गरीब हो जाते हैं और ऐसे में डोरथी जो है डॉक्टर लिडगेट को धन दे करके उनके कार्यों के लिए उनकी सहायता करती है। कैसमान बिल और डोरथी के संबंधों पर शक करने लगते हैं, जो कि ऐसा है नहीं। डोरथी की तरफ से बिल्कुल नहीं, डोरथी एक पति धर्मा पत्नी है। मिस्टर कैसमान के मन में आता है कि डोरथी ने उसके धन के कारण से विवाह किया है, इसलिए उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी मृत्यु के पश्चात डोरथी बिल से विवाह कर ले। अभी पुरुष की मानसिकता देखिएगा, इस उपन्यास में दिखाया गया जो है कि उनको लगता है कहीं ऐसा ना उनकी मृत्यु के बाद डोरथी विवाह न कर ले बिल से और अच्छा जीवन जिए, और मतलब उसने इसीलिए उनसे विवाह किया, इसलिए वो अपनी वसीयत में लिख के जाते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद अगर वो किसी और से विवाह करती है, वैसे विल से विवाह करती है, लिख के नहीं जाते, बिल तो नहीं कहते कि विल से विवाह करती है, लेकिन विवाह करती है तो उसकी संपत्ति जो है वो दान में हो जाएगी, वो डोरथी को नहीं प्राप्त हो। मतलब एक मानसिकता देखिए कि एक वृद्ध पुरुष जिसे एक प्रौढ़ पुरुष जिसे विवाह करती है, उनको पूरी सहायता करती है, समर्पित पत्नी का रोल करती है, लेकिन वो लगता है मेरे मरने के बाद भी सुखी ना रहे इसलिए, और वो मर तो जाएंगे, वृद्ध हैं, तो उसके बाद भी सुखी ना रहे इसलिए अपने का वसीयत में लिखे जाते हैं कि उसको संपत्ति नहीं मिलेगी। वास्तव में कथा मूलतः मैं कहूँगी कि जॉर्ज इलियट की कथा है। जॉर्ज इलियट अपने वास्तविक जीवन में भी G.H. लेविस, जो द लीडर समाचार पत्र के संपादक थे, उनसे बहुत प्रभावित थी। उनकी पत्नी और समाज के द्वारा विभिन्न अपवादों का शिकार होने के बावजूद उन्होंने मृत्यु तक G.H. लेविस का साथ नहीं दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि अपने वास्तविक जीवन में भी जॉर्ज इलियट को शायद कहीं एहसास हो गया था कि पुरुष के लिए स्त्री कभी भी विदुषी नहीं हो सकती है। पुरुष के लिए स्त्री जो है एक स्त्री ही रहती है और एक शरीर ही रहती है, और स्त्री जो है विद्वान नहीं हो सकती। शायद ऐसा उनको अपने वास्तविक जीवन में भी एहसास हो चुका था, इसलिए शायद उन्होंने यही सिद्ध करने के लिए इस उपन्यास को लिखा है कि आदर्श जो है प्रेम और विवाह का कारण नहीं हो सकता। प्रेम ही विवाह का कारण होना चाहिए, जो अंततः बिल से विवाह करती है क्योंकि बिल से प्रेम करने लगती है, लेकिन विद्वत्ता या आदर्श जो है विवाह का कारण, वो धारातल जो है विवाह को कभी भी मजबूत नहीं बनाता है। कैसमान की मृत्यु के पश्चात डोरथी विवाह न करने की बात करती है। बिल डोरथी से प्यार करने लगता है, डोरथी भी कहीं ना कहीं मन में आकर्षित है, लेकिन चूंकि बिल नहीं चाहता है कि वो अपनी संपत्ति से वंचित हो जाए, एक निम्न स्थिति में आ जाए, उस पर अन्याय नहीं करना चाहता है, इसलिए वो विवाह का उससे प्रेम भी प्रदर्शित नहीं करता है। और यहाँ तक कि डोरथी भी बिल को समझते हुए कि उसके साथ अन्याय हुआ, परिवार ने अन्याय किया है, मिस्टर कैसमान ने अन्याय किया, लेकिन वो उसकी सहायता नहीं कर पाती है क्योंकि लोकापवाद के कारण, क्योंकि दुनिया बिल में ही उनकी वसीयत में ये जिक्र था कि अगर बिल से विवाह करेगी तो उसको संपत्ति से वंचित कर जाएगा, तो सभी की दुनिया देख रही थी कहीं वो बिल से विवाह ना कर ले, इसलिए एक लोकापवाद के भय से वो बिल की आर्थिक सहायता भी नहीं करती है। दूसरी तरफ मिस्टर चैथम है जो उसकी बहन सीलिया से विवाह कर लेते हैं, उनका एक पुत्र भी होता है। अब मिस्टर चैथम जो है वो बिल से बहुत ही झगड़ा करते हैं, बहुत ईर्ष्या करते हैं। वो नहीं चाहते कि बिल जो है डोरथी से संपर्क करे, वो चाहते हैं, और उसकी बहन सीलिया भी चाहती है कि वो उसके अपने बेटे को ही अपनी अगला वारिस माने, अपनी संतान माने, और सारी संपत्ति जो है उनके अपने बच्चे को ही दे दे।
अलावा आप एक तरह से देखेंगे बहन का स्वार्थ भी यहाँ पर है कि उनके बच्चे को ही अपनी संपत्ति माने और अपने जीवन में किसी से विवाह ना करें और उनके बच्चे को ही अपनी संपत्तियों दे। तो बहन का भी स्वार्थ इसमें दर्शाया गया है। अंत में प्रेम का बड़ा सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है। बिल और डोरथी के प्यार को बड़ा मूक प्यार जो है, आदर्श प्यार जो है, जो त्याग में भी है, जिसमें उदारता भी है, जिसमें गहराई भी है, उसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। अंत में डोरथी जो है लिटिगेट की सहायता करती है, उनको पुनः स्थापित करती है, मेडिकल सुधारों में उनकी सहायता करती है, नया कानून पास हो जाता है और अंत में डोरथी बिल से विवाह कर लेती है, सारी संपत्ति का त्याग कर देती है और उसके साथ विदेश जाके वो रहने लगती है। तो स्त्री धर्म का पालन करती है। बहुत सुंदर शैली में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर उपन्यास है और समय की राजनीति की पृष्ठभूमि में मतलब राजनीतिक सामाजिक दशा का चित्र करते हुए उपन्यास लिखा गया है। और सिर्फ ये अब जो एक आरोप था कि स्त्री जो है सिर्फ स्त्री समस्या उठाती है और विदुषी नहीं होती, उस धारणा को यहाँ पे तोड़ा है। के जो उपन्यास है सभी अपने राजनीतिक सामाजिक दशाओं को चित्रित करते हुए उपन्यास हैं उनके। तो बहुत प्रेरक उपन्यास तो है ही ये। नए कानून के महत्व को विस्तारित करता है। डोरथी की चर्चा बताती है कि डोरथी कितनी विदुषी है, यानी स्त्रियाँ भी विदुषी होती थी जो समाज कभी मानने को तैयार नहीं होता है। और एक जो सबसे सुंदर बात है कि अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए डोरथी संपत्ति का त्याग करती है और एक साधारण जीवन बिताती है जाकर के एक अनजानी जगह पर या अनजाने देश में। वो एक बहुत महत्वपूर्ण है कि प्यार जो त्याग पे होता है, प्यार जो त्याग और प्रेम पे विवाह होना चाहिए, ना कि आदर्श के आधार पे। जिस तरह से उसका मिस्टर कैसवान से विवाह जो है एक निरर्थक सिद्ध होता है। आप आज के देश में देखूं तो अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो होती हैं, स्त्रियां जो होती हैं, वो किसी पुरुष के संपत्ति से या किसी पुरुष की विद्वता से प्रभावित होकर विवाह कर लेती हैं। विवाह कभी चलते नहीं है क्योंकि आदर्श टूटेगा ही कभी नहीं कभी। आदर्श विवाह का कारण नहीं हो सकता, आदर्श श्रद्धा का कारण हो सकता है। दूर से श्रद्धा कीजिए, दूर से पूजा कीजिए, प्रशंसा कीजिए, लेकिन आप विवाह करके आप उसको प्रेम में नहीं बदल सकते। प्रेम के लिए त्याग और प्रेम के लिए प्रेम चाहिए, विवाह के लिए प्रेम चाहिए। वही बहुत सुंदर ढंग से उपन्यास पढ़ने के बाद मुझे लगता है स्त्रियों को एक नई शिक्षा मिलती है और स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है। उनके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि विवाह कैसे और किससे होना चाहिए। और उस समय के काल को, विक्टोरियन युग को समझने के लिए भी उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय नया कानून, मेडिकल सुधार, इंग्लैंड को समझने के लिए भी उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये उपन्यास जो है एक स्त्री और पुरुष के संबंधों पे है, विवाह कैसा होना चाहिए, स्त्री की द्वंद्वों पे है। अंत में इतना लंबा समय बाद डोरथी को लगता है कि उसको एहसास होता है कि वो उसे बिल से विवाह कर लेना चाहिए, सब कुछ तोड़। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर देखा जाए तो। पठनीय उपन्यास है और मुझे लगता है कि जॉर्ज एलियट का उपन्यास पढ़ा जाना चाहिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ये उपन्यास जरूर पढ़िए। जिनको भी अंग्रेजी साहित्य में रुचि है, जिनको विश्व साहित्य में रुचि है, जो क्लासिक पढ़ना चाहिए, क्लासिक उपन्यास है, जिनको क्लासिक साहित्य में रुचि है, उनको ये उपन्यास जरूर पढ़ा जाना चाहिए। तो आपके हाथ में है तो उपन्यास जरूर पढ़िए। ये हिंदी अंग्रेजी साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। जॉर्ज एलियट के बहुत सारे उपन्यास नहीं, मिडिल मार्च है, मिल इन द फ्लॉवर्स है, ऐसे कुछ एक उपन्यास है जो अब सारे ही बहुत अच्छे हैं। मिल इन द फ्लॉवर्स भी बहुत सुंदर उपन्यास है। कभी मौका मिलेगा तो मैं उसकी यहाँ पे रिव्यू करूँगी अपने चैनल पे, तो आप उसे ज़रूर पढ़िए। जॉर्ज एलियट पठनीय लेखिका है इंग्लैंड की। ओके, तो आप पढ़िए। नमस्कार। आपको अगर मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे भी और अच्छी पुस्तकों पर और वीडियो बना सकूं, ताकि जो लोग अच्छी पुस्तकों को नहीं ढूंढ पाते हैं, किसी नहीं पढ़ना चाहिए, किसी नहीं पढ़ना नहीं समझ पाते हैं, वो आसानी से समझ सके और उन पुस्तकों को पढ़ सके और पुस्तकों की भी स्थापना हो और साहित्य के प्रति लोगों की रुचि भी हो। और साहित्य बहुत बड़ी शिक्षा देता है। मैंने कहा ना, इस उपन्यास बताया कि विवाह कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, विवाह क्या होना चाहिए, प्रेम कैसा होना चाहिए, उस पर बहुत अच्छा सा। तो बहुत ही शिक्षाप्रद भी उपन्यास है, इसको पढ़ा जाना चाहिए। धन्यवाद।